हेलो दोस्तों, अतुल फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, दूसरा है एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये दोनों टॉपिक पढ़ के ये चैप्टर हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का। अब हम पढ़ेंगे पहले गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, उसके बाद एसओपी पढ़ेंगे। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस यह परिभाषित करता है कि फार्मासिस्ट हर मरीज को गुणवत्तापूर्ण फार्मेसी सेवा प्रदान करे। जो हमारी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होती है वो ये परिभाषित करता है कि जो फार्मासिस्ट होता है वो हर पेशेंट को गुणवत्तापूर्ण फार्मेसी सेवा प्रदान करे, अच्छी फार्मेसी सेवा प्रदान करे। फार्मेसी प्रैक्टिस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फार्मेसी प्रैक्टिस 2 पार्ट में डिवाइड है, स्ट्रक्चर गाइडलाइंस, प्रोसेस गाइडलाइंस। अब हम पहले स्ट्रक्चर गाइडलाइंस देखेंगे, उसके बाद प्रोसेस गाइडलाइंस देखेंगे। स्ट्रक्चर्स गाइडलाइन में पहला है प्रीमिसेस। फार्मेसी ऐसी जगह पर लोकेटेड होनी चाहिए जिसे पब्लिक आसानी से खोज सके। बाहर और अंदर से नीट और क्लीन लगना चाहिए। जो हमारी फार्मेसी होती है वो ऐसी जगह पर स्थित होनी चाहिए कि जिसे पब्लिक आसानी से उसे देख सके। फार्मेसी हमारे जो मार्केट होता है उसके फ्रंट पे स्थित होनी चाहिए, और फार्मेसी अंदर और बाहर से साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फार्मेसी की डिस्प्ले क्लियर दिखनी चाहिए। जो फार्मेसी की डिस्प्ले होती है वो क्लियर दिखनी चाहिए पेशेंट को। और बिजली की सप्लाई लगातार रहनी चाहिए। फार्मेसी में बिजली की सप्लाई लगातार जब तक फार्मेसी ओपन है तब तक रहनी चाहिए। सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। फार्मेसी में पर्याप्त जगह होनी चाहिए। काउंसलिंग एरिया अलग होना चाहिए। रूम टेम्परेचर सही होना चाहिए। जो हमारी फार्मेसी होती है उसका रूम टेम्परेचर सही होना चाहिए, न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा ठंडी। फर्नीचर, फार्मेसी में नीट क्लीन अलमारी होनी चाहिए। फर्नीचर साफ़ होना चाहिए। फार्मेसी में एक टेबल होना चाहिए। फार्मेसी में पेशेंट के लिए चेयर होनी चाहिए। जो हमारा फार्मेसी में जो फर्नीचर है वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, और फार्मेसी में एक टेबल होनी चाहिए और पेशेंट के लिए चेयर होनी चाहिए जिससे जो मरीज आ रहा है वो बैठ सके। अब सी वाला है इक्विपमेंट। फार्मेसी में रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। डिमॉनिस्ट्रेशन चार्ट होना चाहिए। स्पैगोमैनोमीटर होना चाहिए। ग्लूकोमीटर होना चाहिए। वेट और हाइट स्केल होनी चाहिए। कंप्यूटर और एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब हम डी वाला देखने जा रहे हैं, पर्सनल। सभी स्टाफ मेंबर ट्रेंड होने चाहिए। फार्मेसी में जो स्टाफ मेंबर हैं वो सब एकदम ट्रेंड होने चाहिए। स्टाफ के सभी लोग नीट और क्लीन एप्रॉन पहने होने चाहिए। जो स्टाफ के सभी लोग हैं वो साफ़ सुथरा एप्रॉन पहने होने चाहिए। फार्मासिस्ट रजिस्टर होने चाहिए। जो फार्मासिस्ट फार्मेसी में बैठा हुआ है वो रजिस्टर होना चाहिए। फार्मासिस्ट 3 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट किया होना चाहिए। जो फार्मासिस्ट है वो जो डिफार्मा करने के बाद 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है उसको पूरा किया होना चाहिए। अब हमारा जो पहला था स्ट्रक्चर गाइडलाइंस वो पूरा हो गया। अब हम दूसरा देखेंगे, प्रोसेस गाइडलाइंस। दूसरा है प्रोसेस गाइडलाइंस में ये वाला है प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो मेडिसिन फार्मेसी में आ रही है फार्मासिस्ट को उसकी चेकिंग करना चाहिए, और फार्मासिस्ट के पास लिस्ट होनी चाहिए कि वह कौन कौन सी मेडिसिन बेच सकता है। जो मेडिसिन फार्मेसी में मंगाई जा रही है
फार्मासिस्ट को उसको चेक कर लेना चाहिए और अच्छे से चेक करने के बाद तभी मेडिसिन को लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन ख़राब होती है, एक्सपायरी मेडिसिन कंपनी भेज देती है। और फार्मासिस्ट के पास लिस्ट होनी चाहिए कि वो कौन कौन सी मेडिसिन बेच सकता है। अभी वाला है स्टोरेज एंड स्टोरेज मैनेजमेंट। जो प्रोडक्ट फार्मेसी में आ रहा है उसको चेक करना चाहिए, उसकी क्वालिटी, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए। और जब सभी चीज़ें चेक हो जाती हैं उसके बाद उसको स्टोर एरिया में भेजना चाहिए, स्टोरेज एरिया में भेजना चाहिए। जो प्रोडक्ट मतलब फार्मेसी में मंगाया गया है वो आया है तो उसको फार्मासिस्ट को उसकी क्वालिटी, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए। बिना चेक करे उसे स्टोरेज एरिया में नहीं भेजना चाहिए, नहीं तो सभी दवा को ख़राब कर देगा। सभी ड्रग को प्रॉपर टेम्परेचर एरिया में स्टोर करना है और कोल्ड टेम्परेचर में ड्रग को स्टोर करना है। नारकोटिक ड्रग, शेड्यूल एक्स की ड्रग और लॉक एंड की में स्टोर करना है। जो नारकोटिक ड्रग हैं उसे लॉक एंड की में स्टोर करना है। शेड्यूल एक्स की जो ड्रग हैं उसे भी लॉक एंड की, क्योंकि ये ड्रग मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाती हैं। बहुत से लोग मतलब अगर आप ना हुए तो अगर कोई वैसे ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। जो हम टॉपिक पढ़ने वाले थे स्ट्रक्चर गाइडलाइन, प्रोसेस गाइडलाइंस पूरा हो गया। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर गाइडलाइंस या रिक्वायरमेंट फॉर द गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। पहला है प्रीमिसेस या लेआउट, दूसरा फर्नीचर, तीसरा डॉक्यूमेंटेशन, चौथा मटेरियल, पांचवा इन्वेंट्री कंट्रोल, छठवा स्टोरेज, सातवां सर्विसेज, आठवां इक्विपमेंट। अब हम जो आठों टॉपिक है इसे हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। पहला प्रीमिसेस। फार्मेसी ऐसी जगह पर लोकेटेड होनी चाहिए जिसे पब्लिक आसानी से खोज सके। फार्मेसी का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। फार्मेसी में सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। फार्मेसी में काउंसलिंग एरिया अलग होना चाहिए। दूसरा देखेंगे फर्नीचर। फार्मेसी में नीट क्लीन अलमारी होना चाहिए। फर्नीचर साफ होना चाहिए। फार्मेसी में एक टेबल होनी चाहिए। फार्मेसी में पेशेंट के लिए चेयर होनी चाहिए। फार्मेसी में टेलीफोन सर्विस होनी चाहिए, मतलब फार्मेसी में टेलीफोन सर्विस भी होनी चाहिए, जिससे अगर किसी को कोई पेशेंट आया है अगर उसके पास मोबाइल नहीं है तो वो फार्मेसी में जो टेलीफोन है उसका यूज कर सके। अब हम तीसरा देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन। फार्मासिस्ट को सभी डॉक्यूमेंट्स बनाए रखना चाहिए, लाइक रेगुलेटरी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिशन। Some of necessary documents include purchase documents, will document, quality manual and policy documents, standard operating procedure document मतलब SOP, training manual and record of narcotic and psychotropic, ऑडिट रिकॉर्ड, कंप्लेंट रिकॉर्ड। अब चौथा देखेंगे स्टोरेज। सभी दवाओं को अत्यधिक रोशनी, धूल और नमी से बचाकर उचित तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए। ठंडे तापमान में स्टोर की जाने वाली सभी दवाओं को रेफ्रिजरेटर में रखा जाना चाहिए। पांचवा देखेंगे इक्विपमेंट। इसमें रेफ्रिजरेटर, स्पेगोमैनोमीटर, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, वेट एंड हाइट स्केल होनी चाहिए। अब हम छठवां देखेंगे सर्विसेज। फार्मेसी के पास अपने लक्ष्यों के आधार पर अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड सर्विस स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर्विस स्ट्रेटजी में दवाइयों की होम डिलीवरी, मरीजों की विशेष देखभाल और ध्यान शामिल है।
लाइक एल्डरली पेशेंट, रेगुलर पेशेंट। जो हमारा था GPP गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अब हम आगे देखेंगे SOP। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है SOP। इसके बाद ये वाला हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP। इसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फार्मेसी में लिखित प्रोटोकॉल और प्रक्रियाएं हैं। किसी सिस्टम को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो लिखित निर्देश दिए गए होते हैं उसे SOP कहा जाता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक प्रकार की गाइडलाइन है किसी न्यू प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के लिए। SOP के अकॉर्डिंग जो भी वर्क होगा वह स्टैंडर्ड होगा और क्वालिटी लिमिट में होगा। ये हमारा SOP का इंट्रोडक्शन था, पूरा हो गया। अब हम आगे देखेंगे एम्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ SOP। किसी भी न्यू प्रोडक्ट को सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर करने के लिए SOP का यूज किया जाता है। किसी भी न्यू प्रोडक्ट को सिस्टमेटिक वे में मतलब सिस्टम से प्रिपेयर करने के लिए SOP का यूज किया जाता है। न्यू प्रोडक्ट को क्रॉस कंटामिनेशन से बचाने के लिए SOP का यूज करते हैं। फार्मासिस्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए SOP का यूज किया जाता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर हो इसके लिए SOP का यूज किया जाता है। ऑल सर्विस यूनिफॉर्म हो इसके लिए SOP का यूज किया जाता है। एरर त्रुटियों को रिमूव करने के लिए SOP का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव या एम्स हमारा पूरा हो गया। अब हम देखेंगे दो और है पॉइंट, एक है एडवांटेज ऑफ SOP, उसके बाद टाइप ऑफ SOP। ये दोनों पॉइंट देखने के बाद ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। दोस्तों, जो नोट्स हम बनाए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, इसे हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ SOP, इसके निम्न एडवांटेज होते हैं। क्वालिटी को एश्योर करता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी की मेडिकेशन प्राप्त होती है, न्यू स्टाफ को ट्रेंड होने में कम टाइम लगता है, ये ऑडिट प्रोसेस के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, समय और पैसे की बचत होती है SOP से। टाइप ऑफ SOP, सिंपल SOP, दूसरा हेरिकल SOP, तीसरा है ग्राफिकल SOP, चौथा है फ्लो चार्ट SOP। अब इस चारों को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहला सिंपल SOP, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है वो पॉइंट्स में दी गई होती है। मतलब सिंपल SOP में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है वह सब पॉइंट्स में दी गई होती है। दूसरा हेरिकल SOP, इसमें एक मेन पॉइंट दिया गया होता है, फिर उस पॉइंट के सब पॉइंट दिए गए होते हैं। तीसरा है ग्राफिकल SOP, यह SOP ग्राफ द्वारा प्रदर्शित होती है, इसमें कई ग्राफ बने होते हैं। चौथा है फ्लो चार्ट SOP, यह SOP फ्लो चार्ट के रूप में होती है, जिसका फ्लो चार्ट SOP कहा जाता है, जिसको फ्लो चार्ट SOP कहा जाता है। इसी के साथ हमारा जो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का दूसरा वाला चैप्टर था ये पूरा हो गया। इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़े। अब हम अगला चैप्टर, तीसरा चैप्टर कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट का देखेंगे अगले दिन।